This is day three of our free English essay session. In on day one, we talked about our objectives that we will cover in this session. कल हमारा सेकंड डे था और हमने पहला ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव कर लिया, दैट इज द डिक्शन और द एक्सप्रेशन ऑफ ऐसे। आज हम एक नई डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स। पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स पूरे ऐसे की एक बुनियाद है। स्ट्रक्चर की जब हमने बात की थी तो हमने बताया था कि पैराग्राफ इज बेसिकली द फंडामेंटल बेस ऑफ ओवरऑल ऐसे। आपका एक टॉपिक होता है एंड देन उसके बाद आप आउटलाइन बनाते हैं जिसमें थीसिस बनाते हैं एंड इवेंचुअली आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग में फिर तीन तरह के पैराग्राफ्स आते हैं। मतलब एक है स्पेशल काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स, वी विल टॉक अबाउट देम एट लेटर स्टेज, लेकिन प्रिसाइजली फिर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बॉडी पैराग्राफ्स। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है दैट विल बी रिलेटेड टू हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ्स। स्टार्ट में ही आप एक चीज़ को ज़रूर अंडरस्कोर कर लीजिएगा कि नॉर्मली आपको मिनिमम 16 पैराग्राफ लिखने हैं ओवरऑल, और एट मैक्स आपने 20 पैराग्राफ लिखने हैं अपने इंग्लिश एसे में। एक इंट्रोडक्टरी हो गया, एक कंक्लूडिंग हो गया। तो जो 18 पैराग्राफ्स होंगे वो बॉडी ऑफ एसे के पैराग्राफ्स कहलाएंगे। वो किस तरीके कार से लिखे जाएंगे, हमारी अगले 2 दिन की डिस्कशन इंक्लूडिंग टुडे वुड बी फोकसिंग ऑन देम। उसमें जिस तरह की जितनी टेक्निकलिटीज हैं विल बी डिस्कस्ड हेयर एंड विल बी डिस्कस्ड एट लेंथ। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। पर्पस ये है कि आपको जो स्ट्रक्चर है ऐसे का वो पार्ट्स में पढ़ाया जाए, डिटेल में पढ़ाया जाए, और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐसे बिल्कुल ठीक कराई जाए, ताकि फिर जब आप असेसमेंट कराएं तो आप छोटे सी बेसिक चीज़ों में फीडबैक ना लें कि आपको पैराग्राफ लिखना नहीं आता या आपके बेसिक ऐसे के इश्यूज हैं। हैविंग सेड दैट, ऑब्जेक्टिव्स हम डिफाइन कर लेते हैं सिंस दिस डिस्कशन वुड बी स्ट्रेच टू 3 days। आज हम इसकी बुनियाद डालेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग है क्या और पैराग्राफ इम्पोर्टेंट क्यों है। सेकंड, फंडामेंटल्स क्या हैं बॉडी पैराग्राफ के। फिर बॉडी पैराग्राफ कंसिस्ट्स ऑफ 4 थिंग्स: यूनिटी, कोहेरेंस, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। कल हम यूनिटी और कोहेरेंस और कुछ ना कुछ डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, और बाद में हम फिर डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ होमवर्क दिया जाएगा आज से ऑनवर्ड, जो कि आप लोगों ने अपने पास लिख लेना है, और सॉफ्ट फॉर्म में हो तो और अच्छा है। और फिर मैं क्लास में जब आपसे पूछूंगा तो आपने फिर अपना जो फीडबैक है वो भी शेयर कर देना है। सो बेसिक गुफ्तगू से स्टार्ट ले लेते हैं कि पैराग्राफ है क्या। देखें, पैराग्राफ सिंपली अगर आप उसकी ग्रामेटिकल डेफिनेशन देखें तो इट इज स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस that develop one single idea clearly and logically। इससे सादा डेफिनेशन पैराग्राफ की मैंने नहीं पढ़ी। ऐसे राइटिंग में आपसे लाजमी बात है, डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी बट यू शुड नो द बेसिक्स। कि जी पैराग्राफ इज द बेसिक यूनिट ऑफ थॉट। उसकी करेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए कि इट मस्ट बी यूनिफाइड, कोहेरेंट, ऑर्गेनाइज्ड, एंड इट शुड रिवॉल्व अराउंड वन कंट्रोलिंग आइडिया या वन सब एस्पेक्ट। इस डिस्कशन को थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग की हमें ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, जबकि हम देखते हैं कि किसी भी अखबार में पैराग्राफ का पता ही नहीं चल रहा होता कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म होता है। पैराग्राफ राइटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऐसे। ऐसे राइटिंग में किसी भी आइडिया को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि यू शुड नो द पैराग्राफ। रीडर के लिए, राइटर के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि देयर शुड बी क्लैरिटी, फ्लुएंसी इन कोहेजन।
रीडर जब ये तीनों चीज़ें पढ़ेगा तो एटलीस्ट ही वुड गेट द आइडिया क्या व्हाट यू वांट टू कन्वे, आप क्या कहना चाहते हैं। एज अ राइटर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मल्टीपल आइडियाज आपको एक टाइम पे जहन में आते हैं, सो यू विल बी एबल टू अवॉइड जम्बलिंग ऑफ आइडियाज। पर्पस ऑफ ऐसे राइटिंग बड़ा सिंपल है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को आंसर करें एट लेंथ थ्रू वेरियस आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर वो कैटेगोरिकल मैनर में एक्सप्लेन्ड नहीं होंगे तो सारी जो राइटिंग के एक्सरसाइज है दैट फेल्स देन एंड देयर। So to say कि paragraphs written in body of essay should be like this। क्या करते हैं हम पैराग्राफ का सिंपल समझ लें कि जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अ पैराग्राफ शुड बी बेस्ड ऑन वन कंट्रोलिंग आइडिया। इसके डिफरेंट और मीनिंग्स भी हैं। इट एसेंशियली मीन्स, अगर आप उससे डिबेटिंग लैंग्वेज में कहेंगे तो इट मीन्स पैराग्राफ शुड बी रिटन ऑन सिंगल बर्डन ऑफ प्रूफ, या एक सब एंगल के ऊपर लिखा जाए, या एक सब एस्पेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर ले। हमारे लिए जो वर्ड हम लेके चलेंगे वो है सब एस्पेक्ट के। एक पैराग्राफ का स्कोप ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब एस्पेक्ट को डिस्कस करे, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। इसका ये भी मतलब है कि एक पैराग्राफ में आपने दो सब एस्पेक्ट्स यूज नहीं करने। इसका मतलब ये भी है कि आपने एक ही सब एस्पेक्ट के ऊपर दो पैराग्राफ नहीं लिखने। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने बिल्कुल अंडरलाइन कर देनी है। अब ये सब एस्पेक्ट क्या होता है, इसके लिए ना इस मिसाल को आप देख लेंगे ये क्या होता है। फर्ज कर लें आपको एक बेसिक टॉपिक मिला है टेररिज्म। ये हो गया टॉपिक। एक टॉपिक के आपने बनाने होते हैं एस्पेक्ट्स। जैसे उसके मेजर एस्पेक्ट्स हो गए कॉजेस, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। लाजमी बात है डिफरेंट तरह के डिफरेंट एसेस में डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स होंगे, बट यहाँ पे हम इसको सिर्फ जस्ट इन केस इन पॉइंट के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो एक एस्पेक्ट के फिर फर्दर होते हैं सब एस्पेक्ट्स। जैसे एक सब एस्पेक्ट है पुअर सिक्योरिटी, एक और है श्रिंकिंग इकोनॉमी, एक और है फॉरेन इंटरफेरेंस एंड सो ऑन। सो तीन सब एस्पेक्ट हमें कॉजेस के मिले, तीन इफेक्ट्स के मिले, तीन सॉल्यूशंस के मिले। तो ये टोटल हमारे हुए नौ सब एस्पेक्ट्स। और इन नौ सब एस्पेक्ट्स के ऊपर वी विल बी राइटिंग 9 डिफरेंट पैराग्राफ्स, जो कि हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन को क्लैरिफाई करती है कि ए पैराग्राफ इज रिटन ऑन सिंगल आइडिया। और ऐसे राइटिंग की जबान में दैट सिंगल आइडिया एसेंशियली मींस सिंगल सब एस्पेक्ट। ये बात आपने यहाँ पे ही समझ लेनी है। बाकी जो इसकी आउटलाइन से रेलिवेंट डिस्कशन है वो हम फिर तब डिस्कस करेंगे जब हम आउटलाइन से स्पेसिफिक बात करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक पैराग्राफ जो है उसके क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। पैराग्राफ आपको पता है कि तीन चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है: टॉपिक सेंटेंस, बॉडी एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। और जो बॉडी है फर्दर हम फिर डिवाइड करेंगे इन अवर कमिंग डिस्कशन कि इट शुड हैव एक्सप्लेन्ड वन आइडिया प्रॉपरली विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड लॉजिकल कंक्लूजन। इनको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक सेंटेंस है ये क्या होता है, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है, बॉडी ऑफ पैराग्राफ क्या होती है। अब हम ना जूम इन अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने डिस्कस कर लिया कि पैराग्राफ है क्या, पैराग्राफ का स्कोप क्या है, पैराग्राफ के कंपोनेंट्स की थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं। पहला हो गया टॉपिक सेंटेंस। याद रख लें कि एक पैराग्राफ का जो पहला जुमला होता है उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। हम हरफ आमा में उसे यहाँ पे कहेंगे टीएस, शॉर्ट फॉर्म। उसकी तीन चीजें हैं मेंशन्ड है कि ये पहला जुमला होता है पैराग्राफ का।
जो कि मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करता है। आगे मिसाल में भी देख लेंगे, अभी एक मिसाल ले लेते हैं। एक फॉरेन इंटरफेरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस इन मिडिल ईस्ट। ये पहला आर्गुमेंट है, पहला सब एस्पेक्ट है। एक सेंटेंस में हमने से लिखा है, दिस वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग में जो टॉपिक सेंटेंस होता है, इसकी सेकंड फीचर ये होनी चाहिए कि ये क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और आर्ग्यूएबल होना चाहिए। आर्ग्यूएबल से मुराद ये कि इट मस्ट बी एन ओपिनियन, इट कैन नॉट बी अ फैक्ट। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, पहला जुमला ये लिखूँ, पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 230 मिलियन है। अब ये तो बात कोई आर्ग्यू अगेंस्ट इसके कर ही नहीं सकता। सो कोई भी फैक्चुअल बात ना आपके पैराग्राफ का पहला जुमला नहीं हो सकती। इट शुड बी अ टॉपिक सेंटेंस एंड इट मस्ट कैरी a सब aspect which is obviously an arguable statement। ये काइंड ऑफ मिनी थीसिस भी होता है आपके पैराग्राफ का। यू कैन जस्ट कंसीडर इट दिस वे। पर्पस इसका ये है कि वी हैव टू डायरेक्ट रीडर्स अटेंशन। नॉर्मल जो हमारे बाकी पेपर्स होते हैं, जब वो हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हम ना हेडिंग्स लगाते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ब्लू मार्कर से हेडिंग से पता चल रहा होता है कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। ऐसे राइटिंग का प्रॉब्लम यह है कि उसमें ना हम हेडिंग्स नहीं देते। ऐसे इज अ हेडिंग लेस पीस ऑफ प्रोज। तो जब एक चीज हेडिंग लेस है तो लाजमी बात है उसके लिए कोई ना कोई तो हमने मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी, एंड इन दिस सेंस इट बिकम्स दी टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस जब आपको समझ आ ही गया है तो उसके हम एक मिसाल ले लेते हैं कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव लॉन्ग एक्सप्लॉइटेड इंटरनल वल्नरेबिलिटीज टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। ये पहला जुमला हो गया पैराग्राफ का। बॉडी इसको एक्सप्लेन करेगी। सो बॉडी इज बेसिकली द एविडेंस जोन, जिसमें आप उसको डेवलप करते हैं, टॉपिक सेंटेंस की क्लेम को आप उसको जस्टिफाई करते हैं एंड देन यू प्रूव इट। अप्रूव करने के मल्टीपल वेज हैं, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर। अभी सिर्फ आपको स्ट्रक्चरली ये समझना चाहिए कि देर इज अ टॉपिक सेंटेंस एंड देन आफ्टर टॉपिक सेंटेंस देर इज अ बॉडी ऑफ अ पैराग्राफ, जिसमें उस टॉपिक सेंटेंस को हमने एक्सप्लेन कर देना होता है। तो थ्रू फैक्ट्स, थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू quotations, थ्रू केस स्टडीज एंड सो मेनी अदर अप्रोचेस दैट विल बी डिस्कस लेटर इन द क्लास। जो बॉडी ऑफ पैराग्राफ है उसकी फिर फर्दर चार फीचर्स होंगी। देयर मस्ट बी यूनिटी इन योर पैराग्राफ, कोहेरेंस, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन योर ओवरऑल पैराग्राफ। इन सब की आगे एक एक मिसाल होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो कंपोनेंट है, जस्ट होल्ड ऑन, वी विल कंटिन्यू इन 2 मिनट्स। Okay, so concluding sentence is basically the last sentence of your paragraph that reinforces the main idea। जो बातें आपने टॉपिक सेंटेंस में लिखी हैं उसी बात को डिफरेंट डिक्शन के साथ कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेगा। याद रखें, कंक्लूडिंग सेंटेंस शुड नेवर इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन। ये अक्सर एस्पायरेंट्स गलती कर लेते हैं। टॉपिक सेंटेंस में वो बात करते हैं कि जी
पाकिस्तान में पॉवर्टी इज वन ऑफ रीजंस बिहाइंड टेररिज्म इन पाकिस्तान। कंक्लूडिंग सेंटेंस में बात करते हैं कि पाकिस्तान शुड मेक सो मेनी एफर्ट्स टू एड्रेस इशू ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये गलत कंक्लूडिंग सेंटेंस है, बिकॉज आपने टॉपिक सेंटेंस में यू हैव टॉक्ड अबाउट कॉज। इट इज नॉट पॉसिबल कि यू शुड बी आर्ग्यूइंग अबाउट, it is not possible that you should be arguing about this solution in the end of your paragraph। कंक्लूडिंग सेंटेंस जब भी आप शुरू कर लेंगे तो देयर वुड ऑलवेज बी अ ट्रांजिशनल वर्ड लाइक दस, हैंस, देयरफॉर। उसकी मिसाल देख लें। Hence, it is evident that foreign interference remains a critical factor in perpetuating instability in पाकिस्तान। सो जो बात हमने टॉपिक सेंटेंस में की थी वही बात एसेंशली हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस में कर ली, एंड दिस मेक्स इट द एक्चुअल पैराग्राफ। एक डिस्कशन पैराग्राफ के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रख लें कि बैलेंस्ड पैराग्राफ और लॉपसाइडेड पैराग्राफ एस्पायरेंट्स लिख लेते हैं, विच वन इज इंपॉर्टेंट। यू आर रिकमेंडेड टू राइट बैलेंस्ड पैराग्राफ्स, जिसे मुराद ये है कि एक ही क्लियर आइडिया हो, सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन हो, लॉजिकल फ्लो एंड यूनिटी हो। आप इसको सादा अल्फाज में समझ लें कि आपने अगर एक पैराग्राफ कोई 10 लाइनों का लिखा है ना, तो बाकी पैराग्राफ भी आपके कोई 9, 10, 11 इन लाइनों के अराउंड रिवॉल्व करें। ना कि लॉप साइडेड पैराग्राफ्स हों कि एक पैराग्राफ आपने लिखा है 20 लाइनों का, फिर एक पैराग्राफ आपने लिखा है 8 लाइनों का, फिर आपने 6 सेंटेंसेस का, फिर 4 सेंटेंसेस का। जर्नलिस्टिक राइटिंग, जो जर्नलिज्म की राइटिंग है, आप अखबारों में पढ़ते हैं, काइंडली उसको सिर्फ और सिर्फ आप कंटेंट की हद तक ही पढ़ें। उसका हमारी ऐसे राइटिंग के स्ट्रक्चर से, पैराग्राफ राइटिंग के स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपने बिल्कुल यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं करनी। दिस इज टोटली फॉरबिडन। इट्स एज फॉरबिडन एज एनीथिंग यू कैन इमेजिन। लॉपसाइडेड का एक और प्रॉब्लम ये है कि एस्पायरेंट्स राइट मल्टीपल आइडियाज इन वन पैराग्राफ, विच इज नॉट अगेन डिजायरेबल, और फिर दिस लेक्स एविडेंस एंड कोहेरेंस। सो द बेस्ट अप्रोच वुड बी कि आपने लिखना है बैलेंस्ड पैराग्राफ। लेंथ ऑफ पैराग्राफ का अक्सर सवाल करते हैं एस्पायरेंट्स से, सर कितनी होनी चाहिए। एकेडमिक पैराग्राफ जो है ना, नॉर्मली 150 से 200 अल्फाज के होते हैं, बट वो होते हैं जो आप थीसिस राइटिंग करते हैं यूनिवर्सिटी की एंड में, आप एक रिसर्च पेपर लिखते हैं या वॉट एवर। यहाँ पे जो आप लिखेंगे ना, वो है थोड़ा सा इससे कम। आपने वन लाइनर भी अवॉइड करने हैं, जैसे डॉन वाले लिखते हैं या किसी और न्यूज़पेपर वाले, या वॉल ऑफ टेक्स्ट पैराग्राफ, बिल्कुल लंबा पैराग्राफ है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसको भी अवॉइड करना है। सेंटेंस लेंथ लेंथ डिफरेंट करनी है। 80 से 90 अल्फाज का एक पैराग्राफ आपने लिखना है, बस उससे ज़्यादा नहीं लिखना। तो एकेडमिक प्रैक्टिस तो ये है, लेकिन किसी भी किताब में, ग्रामर की किताब में, ऐसे राइटिंग की किताब में, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इतने वर्ड्स का पैराग्राफ हो तो वो ठीक है और इतने वर्ड्स का पैराग्राफ हो तो वो ठीक नहीं है। स्पिरिट ऑफ डिस्कशन ये है कि पैराग्राफ शुड एक्चुअली क्वालिफाई योर टॉपिक सेंटेंस एंड दैट्स ऑल। आपने अपने टॉपिक सेंटेंस को जस्टिफाई कर लेना है, दैट एंड्स द डिस्कशन इन एवरी पॉसिबल वे। अब ये मैंने इस पैराग्राफ को ना ब्रेक डाउन करके लिखा है। जब आप खुद पैराग्राफ लिखेंगे तो ये वर्ड्स नहीं लिखेंगे कि टॉपिक सेंटेंस, बॉडी, कंक्लूडिंग सेंटेंस। आपको पता है दिस डिस्कशन हैज ओनली वन पर्पस एंड दैट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। फर्ज करें आपने ये टॉपिक सेंटेंस लिखा, टेररिस्ट वायलेंस इन पाकिस्तान हैज बिन सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइटेड बाय हॉस्टाइल फॉरेन एजेंसी सीकिंग रीजनल डिसरप्शन। अब इससे आगे अगला सेंटेंस ये होगा, incidents such as APS Peshawar attack and target killings in Balochistan have shown patterns consistent with foreign funding and support. Intelligence reports and statements by state officials confirm the involvement of hostile intelligence networks operating from across borders. These actors exploit existing sectarian and ethnic fault lines to destabilize internal peace. Thus,
The undeniable link between foreign elements and terrorism underscores the need for robust। अब इस पूरे में आप देखेंगे कि सिर्फ एक गलती है, बाकी सारी ठीक है, और वो है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये सटल मैनर में मैंने यहाँ पे लिखी है। ऊपर हमने कॉज की बात की है, और हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस में सोल्यूशन की बात की है। तो दिस इज सो सटल कि वो पढ़ने के दौरान फील नहीं होता। बट इफ your essay is being read by someone who is expert in essay writing, obviously जो essay का चेकर है he knows, तो वो फिर इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर ना आपको पिनलाइज कर रहा होता है कि you should have written concluding sentence differently। ठीक हो गया। पैराग्राफ आपका दिखना इस तरह से चाहिए, इट शुड बी अ सिस्टमेटिक होल। एक और पैराग्राफ हमने लिखा है, द ऑनगोइंग ईरान कन्फ्लिक्ट poses a serious threat to global economic stability, particularly through disruption in energy markets। इसको आप अपनी एंड पे खुद पढ़ लेंगे। होमवर्क आज की डिस्कशन का क्या है? आज हमने चूंकि ऐसे राइटिंग की, जो पैराग्राफ राइटिंग है उसकी बात की है। पैराग्राफ राइटिंग को पहले हमने कॉन्सेप्चुअली समझा है, और उसके बारे में हमारा टोटल फोकस ये आज हुआ है कि हमने टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस ठीक लिखना है। तो आपका होमवर्क ये है कि ये जो 9 सब एस्पेक्ट्स मैंने आपको स्लाइड में दिखाए, इनके ऊपर आपने टॉपिक सेंटेंस भी लिखना है और कंक्लूडिंग सेंटेंस भी लिखना है। कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तो क्लास में मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपने टाइप करके उनको अपने पास रख लेना है। मैं पहले 10-15 स्टूडेंट्स के वो रीड आउट कर लूंगा कि टॉपिक सेंटेंस उन्होंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। जो लोग इसमें सीरियसली काम करेंगे, डेफिनेटली देयर इज रिवॉर्ड फॉर देम, कि उनका मैं काम फिर बाकायदा इन डेज टू कम आई विल चेक। जो लोग इसको जस्ट एक क्लास के तौर पर लेंगे तो उनको इस क्लास का फायदा सिर्फ सुनने तक होगा, उससे ज्यादा इसका फायदा नहीं होगा। ये आपको होमवर्क है कि ये आपको 9 सब एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। इन 9 सब एस्पेक्ट्स के ऊपर आपने टॉपिक सेंटेंस भी बनाना है और कंक्लूडिंग सेंटेंस भी बनाना है। कोई बॉडी नहीं लिखनी, कोई बॉडी ऑफ पैराग्राफ के सेंटेंसेस नहीं लिखने, वो मैं आपको कल वाली डिस्कशन में डिटेल में समझाऊंगा। तब आपको फिर पता चलेगा कि यूनिटी क्या है, कोहेरेंस क्या है, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आज की गुफ्तगू का 1 पॉइंट होमवर्क ये है कि आपने टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसे लिखने हैं बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन, वो कर देने हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।